ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम के जो निर्माण के सोपान हैं इन्हें पढ़ रहे हैं कि किस तरह से, जैसे हमने पाठ्यक्रम के पहले सिद्धांतों को पढ़ा है, किन सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तो उसके भी कुछ चरण होते हैं या कहीं के सोपान होते हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण जो होता है वह किन चरणों से होकर गुजरता है या कहें कि उसके कौन कौन से सोपान होते हैं, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें हमने जैसे जो सोपान है उसमें से शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, दो इसके जो सोपान हैं उनका अध्ययन कर लिया था कि किस तरह से पाठ्यक्रम के निर्माण में, पाठ्यक्रम है उसके निर्माण में की प्रक्रिया जो होती है उसके चरणों में किस तरह से प्रथम चरण में शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार के पाठ्यक्रम के माध्यम से पूर्ण हो सकती है, इसका ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के प्रथम चरण के रूप में हमने शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण को पढ़ा है। और इसी तरह से जो दूसरा हमने चरण पढ़ा था वो क्या था, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। तो दूसरे चरण में भी हमने जो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण पढ़ा था कि पाठ्यक्रम में किस तरह से जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य पहले निर्धारित होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति किन साधनों के माध्यम से हो सकती है, किस प्रकार की विषय वस्तु के ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। तो इसी तरह की विषय वस्तु के ज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना होता है। तो इसीलिए हम दूसरे चरण के रूप में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये लिखित में पाठ्यक्रम के सोपान ये हम पढ़ रहे हैं। पाठ्यक्रम के सोपान, तो यहाँ जैसे अभी हमने बात की, दो चरणों की बात की। एक तो हमने बात की थी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक आवश्यकताओं का जो पहला चरण था, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसी तरह से दूसरा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, तो अब हमने जैसे अभी जो बात की है कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम क्या है, समस्त विषय वस्तुओं का संगठन है, कई सारे विषयों का भी संगठन है। एक विषय है उसका पाठ्यक्रम अलग होता है, लेकिन संपूर्ण रूप में, जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही पाठ्यक्रम को परिभाषित करके समझाया था कि किस तरह से इसका एक व्यापक अर्थ भी होता है, उस व्यापकता में समस्त विषय सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ज्ञान को एक संपूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण किया जाता है। ज्ञान एक समग्र इकाई के रूप में प्राप्त किया जाता है और उस समग्र इकाई में समस्त ज्ञान को समाहित करने के लिए ही क्या बनाया है कि पाठ्यक्रम बनाया है। अब अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्धारण क्या है, ज्ञान को एक सरल रूप में बालकों तक संप्रेषित करने के लिए उसे अलग अलग पाठ्यक्रम में या कहीं अलग अलग विषयों के क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उन विषयों के अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित करके उस ज्ञान को प्रदान करना एक तरह से सरल हो जाता है, शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पाठ्यक्रम के जो निर्माण की सोपान है जिनको हम पढ़ रहे हैं, उसी सोपान की प्रक्रिया में जो हमारा तीसरा चरण है
जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं विषय वस्तु की, क्योंकि पाठ्यक्रम में क्या होता है, इन विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसीलिए जो विषय वस्तु का गठन है वो पाठ्यक्रम का क्या होगा, तीसरा चरण, विषय वस्तु का गठन। विषय वस्तु का गठन। जैसे कि पाठ्यक्रम में हमने जो शैक्षिक आवश्यकताएं निर्धारित कर ली, उद्देश्य निर्धारित कर लिए। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति किन तरह या कहीं कि किस तरह की विषय वस्तु से हो सकती है, उस तरह की विषय वस्तु का गठन करने का कार्य भी पाठ्यक्रम के सोपान के अंतर्गत आएगा। कि हम जैसे बालक हैं उनको किस तरह का, एक तरह से जो भी जिस तरह की उनकी आवश्यकताएं हैं, जिस तरह के उनके शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इसके लिए उनका जो विषय वस्तु हम निर्धारित करते हैं, जो भी ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, उसको विषय वस्तु के रूप में एक व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित रूप में उसका गठन करना आवश्यक होता है। क्योंकि पाठ्यचर्या मूलतः अधिगम की ही योजना है और पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का संगठन व्यवस्थित रूप से ही किया जाना चाहिए, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को सरलता से या कहीं सरल से सरल ढंग से इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। शैक्षिक उद्देश्यों को सरल से सरल तरीके से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता के अनुसार ही विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से संगठित किया जाता है। और इसीलिए विषय वस्तु यदि हम सुसंगठित रूप से या कहीं सुव्यवस्थित रूप से हम उसे व्यवस्थित करेंगे तो ही पाठ्यचर्या के जो निर्धारित उद्देश्य है, जो भी एक तरह से पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के माध्यम से जिन शैक्षिक उद्देश्यों की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में या कहीं उनके निर्देशन में किसी तरह की समस्या तब नहीं आएगी जब हम विषय वस्तु को सुव्यवस्थित रूप से संगठन या फिर विषय वस्तु का गठन करेंगे। तो विषय वस्तु के गठन में ही हम और बात करें कि जैसे विषय वस्तु का जो गठन किया जाता है उसमें हम सबसे पहले किसका ध्यान रखेंगे, एक तरह से क्रमबद्धता का। विषय वस्तु के गठन में हम क्रमबद्धता का ध्यान रखेंगे। अब क्रमबद्धता से अब क्या है, एक तरह से जिस तरह विषय वस्तु को हमें बालकों तक संप्रेषित करना है उसमें जो सरल ज्ञान है या जो परिचयात्मक विवरण है उसका जैसे हम प्रारंभ में रखेंगे, फिर उसके कठिन सरल ज्ञान को पहले रखेंगे क्योंकि बालक सरल से कठिन की ओर ही बढ़ता है, अर्थात सरल ज्ञान को सीखते हुए कठिन ज्ञान की ओर या कहीं कि कठिन ज्ञान को वह बाद में ग्रहण कर लेता है सरलता के आधार पर। तो इसीलिए इस तरह की क्रमबद्धता का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि क्रमबद्धता से तात्पर्य ही क्या है, विषय वस्तु और सामग्री को एक निश्चित अनुक्रम में लिखना, एक निश्चित अनुक्रम में व्यवस्थित करना। विषय वस्तु को क्रमबद्ध करते समय हमें इसी प्रकार के शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखना होता है। जैसे शिक्षण सूत्र भी हमने पढ़ रखे होंगे इससे पहले कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, इस तरह के कई सारे शिक्षण सूत्र हैं। तो इन सभी शिक्षण सूत्रों में पाठ्यक्रम में जिस तरह से विषय वस्तु का गठन किया जाता है उसमें क्रमबद्धता को ध्यान में रखने के लिए कौन कौन से शिक्षण सूत्र ध्यान में रखने होते हैं। एक तरह से जैसे कि हमने अभी बात की है कि पहले बालक सरल वस्तुओं को, सरल ज्ञान को ग्रहण करता है, तो और जो चीज़ें उसकी जानी पहचानी है उनको ही उसके सामने समक्ष रखकर उन्हीं से संबंधित करके नया ज्ञान, नवीन ज्ञान उसे प्रदान किया जाता है। इसी दृष्टि से जैसे जो शिक्षण सूत्र हैं इसमें हम कहें कि सरल से कठिन की ओर, जैसे सरल से कठिन की ओर क्या है, शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र एक अन्य सब्जेक्ट है, आपका एक अलग विषय है, अधिगम और शिक्षण। उसमें हम इनको पढ़ रहे होंगे या तो हमने पढ़ लिया होगा या आगे पढ़ेंगे, उसी में हम इन सूत्रों को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं।
तो यहाँ में इनका केवल जैसे एक तरह से इनको परिचयात्मक रूप में बताना है, तो उसी दृष्टि से मैं इन्हें बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपको, कि जैसे सरल वस्तु है या सरल ज्ञान है उसको बालक पहले सीखेंगे, फिर उसी से संबंधित करके कठिन ज्ञान की ओर उन्हें बढ़ाया जाता है। इसी तरह से कहीं ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि क्रमबद्धता में इसी तरह के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे जो विषय वस्तु उन्हें ज्ञात है फिर उसे उनको अज्ञातता की ओर, जो जिसे जानते नहीं है, अर्थात जिस ज्ञान की उन्हें पहले से पहचान है उस पहचाने हुए ज्ञान से संबंधित करके ही उन्हें और अज्ञात है जो चीजें उन्हें एक तरह से पहले उनके समक्ष नहीं आई है, उन चीजों से, उन विषय वस्तु से संबंधित उन्हें करके ज्ञान दिया जाना ही एक तरह से क्या है, क्रमबद्धता होती है। और जैसे कहें कि विषय वस्तु जो है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसको भी ध्यान में रखकर उसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि जैसे हम किसी विषय वस्तु में कहीं कालों से संबंधित, काल है समय विभाजन करते हैं, उनसे संबंधित जानकारी दी जा रही है, तो सबसे पहले हम प्राचीन काल को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मध्यकाल को पढ़ाएंगे, फिर आधुनिक काल की जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से भी विषय वस्तु का गठन किया जाना चाहिए, इस तरह के क्रम का भी उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के सिद्धांतों और प्रतिमानों के अतिरिक्त विषय वस्तु का संगठन नियोजन की कुशलता पर भी निर्भर करता है। तो नियोजन की कुशलता का ध्यान रखते हुए भी विषय वस्तु के गठन का कार्य किया जाना चाहिए। अब और हम बात करें जैसे निरंतरता, विषय वस्तु के गठन में निरंतरता का भी विशेष सहयोग होता है, तो इसी तरह से हमें निरंतरता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें निरंतरता हो तथा उत्तरोत्तर कठिन निष्पादन की ओर ले जाए, जिसमें पहले की अध्ययन सामग्री बाद की तुलना में सरल होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्रमबद्धता में जो बात की है कि जो पहले की अध्ययन सामग्री है, इस तरह की अध्ययन सामग्री को बाद की अध्ययन सामग्री के अपेक्षा पहले वाली सामग्री को सरल रूप में रखना चाहिए। और विषय वस्तु ऐसी हो जो छात्रों को अपने विचारों को व्यापक रूप से प्रयोग करने के उनको अवसर प्रदान करे। विषय वस्तु की निरंतरता एवं अधिगम प्रदान करने के लिए कोई भी जैसे भूलवश जो त्रुटियां होती हैं, इन त्रुटियों को भी कम करने के प्रति भी ध्यान लगाना चाहिए, उसमें भी ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रों को प्रत्येक स्तर पर विषय वस्तु के माध्यम से कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार का अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। इस तरह की विषय वस्तु के गठन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से और भी जैसे विषय वस्तु के गठन में हम बात करें एकीकरण, जैसे विषय वस्तु है विषय वस्तु के गठन के कार्य के समय हमें एकीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। एकीकरण से अर्थ यहाँ जैसे विषय वस्तु में पढ़ाए जाने वाले जो भी तथ्य हैं, जो भी उन्हें तथ्य सिखाए जा रहे हैं, कई तरह के उनके लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है, तो इस तरह से हम यह बात करें कि उनका भी एकीकरण विषय वस्तु के गठन में सहयोग प्रदान करता है। कि जो अधिगम है, यानी जो बालकों को सिखाने का कार्य है, अधिगम का कार्य है, वह तभी प्रभावशाली होता है जब सीखे गए तथ्यों व सिद्धांतों का प्रयोग छात्र दूसरे स्थानों पर भी कर सके। जैसे एक तरह से हम बात करें कि जो सिद्धांत जो बालकों ने सीखे हैं उनको हम व्यवहारिक रूप में भी अपना सके। जहाँ एक परिस्थिति में उनका प्रयोग कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर दूसरी परिस्थिति में भी उन तथ्यों और सिद्धांतों को बालक प्रयोग में ला सके, दूसरी परिस्थिति में भी उनका उपयोग कर सके। इस प्रकार की विषय वस्तु का गठन भी किया जाना चाहिए, इसके प्रति भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पाठ्यचर्या जो निर्माण करने वाले हैं, या कहें कि जैसे पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या के निर्माण करता है,
उनको पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय सभी विषयों में सह संबंध भी स्थापित करना चाहिए। जैसे सह संबंध या समन्वय से अर्थ क्या है? एक तरह से जो समस्त विषय हैं, सह संबंध या समन्वय, इसे भी मैं स्पष्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे विषय वस्तु के गठन में जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो पाठ्यक्रम निर्माण करता है, जो कि पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले हैं, उन्हें समस्त विषयों में, क्योंकि एक से अधिक विषय बालकों को पढ़ाई जाती हैं। जैसे हमने बात की थी कि पाठ्यक्रम एक समग्र इकाई के रूप में बालकों के समक्ष रखा जाता है और समग्र इकाई के रूप में ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। जैसे कि हमने प्रारंभ में ही बात की थी कि बालक है ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण करता है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे हम बालक को विद्यालय भेजते हैं तो बालक पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है विद्यालय में। तो वहाँ विद्यालय में आते समय केवल मस्तिष्क ही उसका विद्यालय नहीं आता, उसके साथ साथ शरीर के समस्त अंग, जैसे हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी है, यानी समस्त अंग ही किसी न किसी प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करने में बालक की सहायता करते हैं। तो बालक समस्त अंगों के साथ, एक तरह से कहें कि समग्र इकाई के साथ ही वह विद्यालय में आता है। तो उसी अपेक्षा के अनुरूप वह ज्ञान ग्रहण करते समय भी ज्ञान की भी समग्र इकाई के रूप में ही उसे एक तरह से ग्रहण करना चाहता है, यही उसकी अपेक्षा होती है। और इसी दृष्टि से ज्ञान है वह भी समग्र इकाई के रूप में भी बालक को प्रदान किया जाता है। अब वो बालक को, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है, व्यापक होता है, उसे प्रदान करने में कहीं कठिनाई ना हो या एक तरह से सीखने में उसे किसी तरह की कठिनाई का अनुभव ना हो, इसीलिए हमने पाठ्यक्रम के, एक तरह से पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हमने अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। जिस तरह से उन क्षेत्रों को ही हमने क्या नाम दिए हैं, अलग अलग विषयों के नाम दे दिए हैं, उन्हें अलग अलग रूप से पढ़ाया जाता है। और क्योंकि ज्ञान एक तरह से क्या है, संपूर्ण ज्ञान ही है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों को में किस लिए बांटा गया है, सरलता की दृष्टि से, सरल तरह से अधिगम होने की दृष्टि से, शिक्षक भी सरल तरीके से बालकों को अधिगम करवा सके, शिक्षक को भी किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना हो, विद्यार्थी भी सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना करे। इसी के आधार पर जो ज्ञान की समग्र इकाई है पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में इस तरह से विषयों के क्षेत्र में अलग अलग रूप से ज्ञान की इकाई को हमने बांट दिया है। अब यहाँ क्योंकि ज्ञान क्या है, समग्र इकाई के रूप में ही है, तो इसलिए जब हम विषय वस्तु का गठन करते हैं तो विषय वस्तु के गठन के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय जो भी पाठ्यक्रम निर्माण करता है, उन्हें सह संबंध या समन्वय का भी ध्यान रखना चाहिए। सह संबंध या समन्वय क्या है? सह संबंध एक तरह से एक विषय का जो ज्ञान है दूसरी विषय से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो, किसी न किसी प्रकार से उनसे समन्वित हो। समन्वित या सहसंबंधित होना यानी कहीं जैसे हम विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं सामाजिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ आने वाले विषयों में जैसे सामाजिक का अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मानव समाज की एक इकाई है और समाज की इकाई होने के साथ ही मानव के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। तो इसी दृष्टि से क्योंकि मानव तो समाज से संबंधित ही है और मानव से संबंधित ही उसकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार से विज्ञान उसे सहयोग प्रदान करता है और कई तरह के जैसे आविष्कार भी उसमें किए गए हैं। अब यहाँ जैसे वैज्ञानिक आविष्कार है, विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान विषय में पढ़ाई जाती है, लेकिन ज्ञान क्या है, एक समग्र इकाई के रूप में पाठ्यक्रम में होता है। विज्ञान में वैज्ञानिक कार्यों के प्रति से हमने विषय को विज्ञान में अलग बांट दिया है, लेकिन वह भी क्या है, मनुष्य की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से सामाजिक में आने वाले जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं से संबंधित जो उसके आविष्कार हैं उन्हें भी सामाजिक अध्ययन में पढ़ा जा सकता है। जैसे हम किसी वैज्ञानिक है उसकी जीवनी को पढ़ रहे हैं तो उसकी जीवनी में जब हम उसकी जीवनी को पढ़ेंगे
तो उसमें आने वाले उससे संबंधित किस तरह के उसके आविष्कार रहे होंगे, किस तरह से उसने अपने जीवन में किस तरह आवश्यकताओं का अनुभव करके उन आवश्यकताओं को अनुभव करके ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह से आविष्कार किए होंगे। तो इस तरह से विज्ञान और सामाजिक को भी सह संबंधित कर दिया जाता है, इस तरह से सह संबंधित करके पढ़ाया जाता है। इसी तरह से अब हम और विषयों की बात करें कि विज्ञान है, सामाजिक है, कैसे हिंदी से सह संबंधित हो सकती है, तो हिंदी भी उनसे सह संबंधित हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे विज्ञान है, सामाजिक है, अब उसे हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसी न किसी भाषा में ही तो पढ़ेंगे या लिखेंगे, तो वहाँ भी हमें भाषा सीखने की आवश्यकता होती है। इस आधार पर व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखने के लिए, शुद्ध स्पष्ट वाक्य लिखने के लिए, समझने के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता होती है। तो वहाँ भाषा से वह विषय, जैसे कहें कि विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है, वह सह संबंधित हो जाता है। तो यानी एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय से संबंधित करके बताया जाना, पढ़ाया जाना, उसमें समन्वय स्थापित करना ही क्या होता है? सह संबंध होता है। तो इसी आधार पर जब हम विषय वस्तु के गठन की बात कर रहे हैं, तो विषय वस्तु के गठन में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे जो भी विषय है और भी जो विषय है, तो उनका विषय वस्तु के गठन में उन विषयों को सह संबंधित करके ज्ञान प्रदान किया जा सके। इस तरह से पाठ्यचर्या जो निर्माण करने वाले हैं, उनको पाठ्यचर्या के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो लगभग सभी विषय हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ संबंध होता ही है। इसलिए विषय वस्तु के गठन के समय हमें इस सह संबंध की बात को या कहें समन्वय की बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस तरह से विषय वस्तु के गठन का कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए।